दोस्तों, ये ज्योग्राफी की पार्ट 2 वीडियो है। हम ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे और एस्ट्रोनॉमी में हम पहले पार्ट में यानी कि पहली वीडियो में स्टार के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। स्टार मतलब तारा। स्टार के बारे में पूरा देख चुके हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है और तारे का अंत क्या होता है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जियोग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी वीडियो बनेंगी उस प्लेलिस्ट में क्रम से डाली जाएंगी, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी की पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि इसमें हम क्या देखेंगे, आकाश गंगा गैलेक्सी पढ़ेंगे। स्टार को पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, गैलेक्सी पढ़ेंगे। और आज हम गैलेक्सी से ही स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग लिखने पर ध्यान देंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। आप केवल यहाँ समझेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ाएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहाँ से लिख सकते हैं। वहाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्रेश लिखा हुआ मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें और फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। जैसा हम यहाँ पढ़ाएंगे सेम इसी की कॉपी आपको वहाँ मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आकाश गंगा। आकाश गंगा को हम इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। अच्छा, आकाश गंगा को जानने से पहले अभी देखिए, आप लिखिएगा मत, केवल समझिएगा। आकाश गंगा को जानने से पहले आपको जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड क्या होता है, ठीक है। आप आंख उठाकर ऊपर जो भी देखेंगे, आकाश की तरफ जो भी देखेंगे, जो भी चीज़ें दिखेंगी वो सब क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। आपसे किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड क्या है। बस आपको आकाश गंगा समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या है। तो आंख उठाकर हम ऊपर जो भी देखते हैं, हमको जो भी दिखाई देता है वो सब क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तारों की। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो सिर्फ क्या है, तारे हैं। और तारों का जन्म कैसे होता है, तारों का अंत क्या होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है, कंप्लीट वीडियो देखी है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 1.44 क्या है। 1.44 क्या है ये, इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि 1.44 क्या है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, तारे हैं। तो तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे तारे हैं, उन तारों का क्या करते हैं, हम उन तारों को समूह में रख देते हैं। तो उस जो समूह बनता है उस समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अब ब्रह्मांड में क्या है, असंख्य तारे हैं, गिन नहीं सकता कोई कितने तारे हैं। ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और उन तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मांड में क्या है, असंख्य आकाशगंगाएं हैं। जैसे देखिए, हमने कुछ चित्र भी बनाए हैं। यहाँ देखिए लिखा है, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। एक आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, ठीक है। और तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और इस आकाशगंगा में भी कितने तारे हैं, असंख्य तारे हैं, ठीक है। आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में क्या है, असंख्य आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसकी कॉपी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले समझ लीजिए। अगर लिखना ही है अपने आप से तो पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखिएगा तब लिखिएगा, वरना कोई मतलब नहीं है देखने का। समझ में आया। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तारों की। और तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, इसकी भी कोई गिनती नहीं है, असंख्य आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपने हमारी साइंस की वीडियो देखी है तो ज़रा आप हमको कमेंट करके बताइए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर आपने साइंस की, सुपर टाइट साइंस भी चल रहा है, सुपर टाइट साइंस की वीडियो देखी है, तो आप ज़रा हमको बताइए कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है। चलो हम आपको बता देते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं और इन 5 अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा ज़्यादा पदार्थ होता है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया।
आंख उठाकर आसमान की तरफ आप देखेंगे तो आपको जो भी दिखाई देगा वो किसका पार्ट होगा? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तारों की। तारों के समूह को क्या कहते हैं हम? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? असंख्य तारे हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? असंख्य आकाशगंगाएं हैं। इनकी मान ले सकते हैं आप 100 अरब। ब्रह्मांड में कितने तारे? एक आकाशगंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। और ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 आकाशगंगाएं बनाई हैं। 3 ही थोड़ी होंगी, बहुत सारी आकाशगंगाएं हो सकती हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं। एक ये आकाशगंगा हो गई, एक ये आकाशगंगा हो गई, ये इस तरह से होगी। एक ये आकाशगंगा हो गई। तो बहुत सारी आकाशगंगाएं, 100 अरब आकाशगंगाएं होंगी। अच्छा, अब ये बताइए, ये आकाशगंगाएं हैं तो इनमें से ही किसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य भी होगा। मान लीजिए ये आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा में ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। हम किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इस आकाशगंगा में, यहाँ आपको 6 आकाशगंगाएं दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6। इस 2 नंबर की आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। ठीक है, यहाँ कुल आकाशगंगाएं आपको कितनी दिखाई दे रही हैं? 6। तो बताइए हमारे लिए कौन सी आकाशगंगा इम्पोर्टेंट होगी? आप कमेंट में सिर्फ नंबर लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन सी आकाशगंगा होगी? जल्दी से कमेंट करिए। हमारा जो सूर्य है वो 2 नंबर की आकाशगंगा में है, तो हमारे लिए कौन सी आकाशगंगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी? जाहिर सी बात है कि हमारे लिए 2 नंबर की आकाशगंगा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमारा सूर्य इसमें है। ठीक है, हमको जो रोशनी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो इस सूर्य से मिलती है। बाकी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, इनसे हमको क्या लेना देना? जिससे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमको उससे मतलब है, इस आकाशगंगा से। तो जो आकाशगंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस आकाशगंगा का नाम क्या रख दिया हमने? मंदाकिनी। क्या रख दिया? मंदाकिनी। इस आकाशगंगा को क्या कहते हैं हम? मंदाकिनी। जिसमें सूर्य है, जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है, उस आकाशगंगा का नाम हमने क्या रख दिया? मंदाकिनी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्की वे। हिंदी में मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे। और मिल्क को हिंदी में क्या कहते हैं? दूध। इसलिए इसका नाम एक दुग्ध मेखला भी है, दुग्ध मेखला। मंदाकिनी का दूसरा नाम मिल्की वे, और मिल्की वे से दुग्ध मेखला बन गया। ठीक है, देखिए अब ये एक तो हिंदी पहले से ही थी, एक और हिंदी बना दी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों में और हिंदी मीडियम के बच्चों में यही अंतर हो जाता है कि हिंदी वाले बच्चे को एक चीज़ के 3-4 नाम याद करने पड़ते हैं। यही देखो, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला। इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ याद करेगा, मिल्की वे। इंग्लिश में इसको कोई दूसरा वर्ड नहीं दिया गया। हिंदी में मंदाकिनी, फिर दुग्ध मेखला। अब आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। कभी कभी वो मंदाकिनी पूछ लेगा, कभी दुग्ध मेखला पूछ लेगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो चाहे मंदाकिनी लिखे हिंदी में, चाहे दुग्ध मेखला लिखे। लेकिन जब उसका आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश आएगा। अगर इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में सिर्फ मिल्की वे ही लिखा मिलेगा। तो इंग्लिश वाला एक याद करता है, हिंदी वाले को कई कई चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। एक चीज़ के कई नाम रख लेता है वो, जैसे पेट, उदर। 2 नाम हो गए, पेट, उदर, अमाशय। इंग्लिश वाला सिर्फ एक ही नाम याद करेगा, स्टमक। हो गया, काम खत्म। हिंदी वाला एक चीज़ के कई नाम याद करता है, मस्तिष्क, दिमाग, खोपड़ी। इंग्लिश वाला सिर्फ एक नाम याद करेगा, ब्रेन। इसीलिए आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। आकाशगंगा को गैलेक्सी, मंदाकिनी क्या है? एक आकाशगंगा। अच्छा बताइए, जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है उसका नाम हमने क्या रख दिया? मंदाकिनी। अब आप बताइए, क्या सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी हैं? क्या हम सभी आकाशगंगाओं को मंदाकिनी कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो आकाशगंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
सिर्फ हमने उसका नाम मंदाकिनी रखा है। भाई हमें बाकी से क्या लेना देना है, तो ये भी आकाशगंगा, लेकिन इसका नाम हमने मंदाकिनी रख दिया। देखिए जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है हम उसका नाम, स्पेशल नाम अलग से रख देते हैं। जैसे हम दूसरे के घर को क्या कहते हैं, हाउस, और अपने घर को क्या कहेंगे, होम। अपनी चीज़ अपनी होती है, अपनी चीज़ के लिए हम विशेष देते हैं, विशेष पहचान देते हैं। इसी तरह से हमने इन सभी आकाशगंगाओं में से जो आकाशगंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण थी उस आकाशगंगा का नाम हमने क्या रख दिया, मंदाकिनी रख दिया। ठीक है। अब जो सूर्य है वो आकाशगंगा के बिल्कुल किनारे पर, मंदाकिनी के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है और मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का, यानी कि आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। हम किसका चक्कर लगाते हैं, तो हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। हम यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, सब जानते होंगे, 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है। अब ये देखिए सूर्य कितना धीरे घूमता है। सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने में, देखिए अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ समझाएंगे तो यहाँ इतना घिसट पिसट हो जाएगा, आपको बाद में समझ में कुछ नहीं आएगा यहाँ क्या लिखा था। आप केवल समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये नोट्स बनाना है तो टेलीग्राम पर सीधे इसकी कॉपी मिलेगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें और फिर अपनी हैंड राइटिंग में बनाएं, जैसे बनाए वैसे बनाएं। ठीक है। सूर्य अपना एक चक्कर कितना समय में लगाता है पता है, इतना धीरे घूमता है कि सूर्य को अपना एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। यानी कि अगर इसका एक चक्कर यहाँ से चलकर यहाँ आएगा तब इसको कितना समय हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष। समझ में आया, इतना धीरे चक्कर लगाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें अगर नॉर्मल कुछ नहीं है, ठीक है, अगर हम करें बहुत धीरे चक्कर लगाता है तो पता कितना धीरे चक्कर लगाता है, ये 1 सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर, इतना धीरे चक्कर लगाता है। यानी कि 1 सेकंड जब होगा तब तक ये 250 किलोमीटर जा चुका होगा। यानी कि 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में लखनऊ से दिल्ली, 2 सेकंड में लखनऊ से दिल्ली इतनी धीरे चक्कर लगाता है। हमने कहा बहुत धीरे चक्कर लगाता है, तो बहुत धीरे का मतलब ज्योग्राफी में समझ रहे हैं, बहुत धीरे का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जाएगा, यानी कि 1 सेकंड, आप बोलते ही 1 सेकंड हो जाता है। अगर 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जाएगा तब इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। धीरे नहीं घूमता सूर्य, बहुत तेज घूमता है। मंदाकिनी है ये इतनी बड़ी कि इसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। समझ गए। तो सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। और इस 25 करोड़ वर्ष को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, केवल सुनो, आप सब लिखा हुआ है नीचे। इस समय को क्या कहते हैं हम, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। जितने समय में सूर्य क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, किसका, गैलेक्सी का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये देखिए, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सूर्य। पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य। पिछली वीडियो में बता चुके हैं सबसे नज़दीक का मतलब कितना नज़दीक। अब पिछली वीडियो को देखिए तब बताइए, कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, कितना नज़दीक है ये। ठीक है। तो सबसे नज़दीकी तारा कौन है, पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य। और दूसरा नज़दीकी तारा यानी कि सूर्य का नज़दीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा नज़दीकी तारा सूर्य, ध्यान से सुन लीजिए, हमारा नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। अच्छा ये देखिए,
तीन आकाश गंगाओं के समूह को, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इसमें तीन तीन आकाश गंगाओं का क्या होता है, समूह बना दिया जाता है। तीन आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। असंख्य आकाश गंगाएं हैं, उनको अगर तीन तीन के ग्रुप में बांट देंगे तो एक ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से, इसलिए एक एक बात को समझते चलिए। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। पृथ्वी का नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा यानी कि जिसमें हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मंदाकिनी। अब आगे देखिए, मंदाकिनी की नज़दीकी आकाशगंगा, मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा, यहाँ से देखिए ये वाली, ये तीन आकाशगंगाओं का समूह है जिसे क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। इन तीन आकाशगंगाओं में ये वाली तो हमारी मंदाकिनी है, और मंदाकिनी के नज़दीक कौन सी है, ये वाली आकाशगंगा। तो मंदाकिनी की नज़दीकी आकाशगंगा को हम कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, देवयानी। मंदाकिनी की नज़दीकी आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं, देवयानी। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा को क्या कहते हैं हम, एंड्रोमेडा या देवयानी। अच्छा, मंदाकिनी से दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा, सबसे ज़्यादा नज़दीक तो कौन सी है, देवयानी, और दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा ये वाली है, तो इसको कहते हैं NGC 33, NGC 33। क्या कहते हैं इसको, NGC 33। मंदाकिनी की नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी, और मंदाकिनी की दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा NGC 33। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूर्य की स्पीड कितनी होती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब वो चलता है तो अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो बात हमने समझाई उसको देखिए, पॉइंट वाइज हमने लिखा भी है, अगर कुछ छूट जाएगा आप तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। लेकिन जितना हमने समझा दिया समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हमने। चलिए देखिए, मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी एंड्रोमेडा है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, आगे देखिए, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ये भी हम बता दिए हैं। अगला देखिए, तीन आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यहाँ बताया था। देखिए, हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है, सूर्य, और सूर्य का करीबी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे आ जाइए, आकाशगंगा का आकार कैसा है, ये रह गया। आकाशगंगा का आकार कैसा है, आकाशगंगा मंदाकिनी गैलेक्सी का आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार समझते हैं, स्प्रिंग के आकार का, एक के ऊपर एक ऐसे। अब यहाँ स्प्रिंग तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन आप स्प्रिंग तो देखे हैं, अरे जो पेन होता है चटपट करने वाला, उसमें जो स्प्रिंग निकलता है उस तरह का होता है इसका आकार। मतलब यहाँ तारा, इसके ऊपर फिर एक दूसरा तारा, फिर तीसरा तारा, इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उससे ऊपर ऊपर इस तरह से होता चला जाता है। तो ये तरह का आकार क्या होता है, सर्पिलाकार कहलाता है। भाई देखिए, हमने बताया था एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। तो 100 अरब तारे बिठाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो अगर आकार सर्पिलाकार होगा तो उसमें बहुत सारे तारे आ जाएंगे। कैसे, एक के ऊपर एक चढ़ाना है, जैसे एक यहाँ, फिर एक इसके ऊपर, फिर एक इसके ऊपर, फिर एक इसके ऊपर, फिर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे, तो थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा तारे आ जाएंगे। ठीक है, इसी कारण इसमें क्या होता है, असंख्य तारे समाहित हो जाते हैं आकाशगंगा में। तो समझ गए सर्पिलाकार कैसा होता है। सर्पिलाकार दिखाना चाहें हम तो देखिए, अभी आपको दिखा देते हैं सर्पिलाकार। ये देखिए, ये स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को इस तरह से देखें हम, इस तरह से, तो ये स्प्रिंग देखिए, ये ऐसे ऐसे देखिए, ये स्प्रिंग कैसा है, सर्पिलाकार है, सर्प के आकार का नहीं, एक के ऊपर एक ऐसे लपटा हुआ आया है। ये स्थिति क्या है, सर्पिलाकार स्थिति होती है, इसे कहते हैं हम सर्पिलाकार। अच्छा, अब आकार देखिए, आगे लिखा है कि सूर्य आकाशगंगा के किनारे पर स्थित होता है। यहाँ देखिए, अभी आप चित्र को अगर ध्यान से देखे होंगे तो हमने आपको दिखाया भी था,
सूर्य कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है, आकाशगंगा के किनारे पर स्थित होता है और ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक, आगे आ जाइए। सूर्य से कुछ दूरी पर स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, नक्षत्र कहा जाता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, इस पर सबसे पहले क्या होता है? ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड होगा। ठीक है, ब्रह्मांड के बाद क्या आएंगे? आकाशगंगा, फिर तारामंडल, तारामंडल, फिर नक्षत्र मंडल, फिर सौर मंडल, फिर बीच में होगा सूर्य। या ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे ये है, ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा बन गई। ठीक, यहाँ आपका क्या होगा? सूर्य होगा। भाई सूर्य तारा है तो तारे तो बहुत ज़्यादा इधर सब, ये पूरी आकाशगंगा में तारे तारे तो हैं। ये तारा है, कुछ इसके नज़दीक तारे होंगे, कुछ दूर दूर तारे होंगे। ठीक है, तो क्या है कि सूर्य के जो नज़दीक तारे होते हैं, तारों का समूह होता है, ठीक, इसको कहते हैं नक्षत्र। और नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। तो सूर्य के नज़दीक स्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ठीक, और सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह, अब कुछ तारे सूर्य से दूर होंगे, ठीक, इन्हें कहते हैं तारामंडल। तारामंडल, इसमें कितने तारे होते हैं? 89। सूर्य के नज़दीक स्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। तारामंडल में कितने तारे? 89। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। नक्षत्र बहुत अच्छी चीज़ होती है। नक्षत्र, अरे जब पैदा होते हैं तो पूछते नहीं कि कौन सा नक्षत्र में पैदा हुए हो। वृषभान, वृषभान, वृषभान क्या है? एक नक्षत्र है, और जो वृषभान नक्षत्र में होता है उसको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। लड़कियां पीछे पीछे घूमती रहती हैं। तुमने देखा होगा या सुना होगा कि अक्सर क्या होता है कि लड़कियां किसी लड़कों की याद में हाथ पैर की नसें काट लेती हैं और मर जाती हैं। वो सब क्या होता है? वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए लड़के होते हैं। इनको लड़कियां बहुत लाइक करती हैं, इनके पीछे घूमती रहती हैं, हमेशा बिल्कुल पागल रहती हैं इनके पीछे। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है वृषभान दुलारे। वृषभान दुलारे, कृष्ण भगवान जो थे वो वृषभान नक्षत्र के थे, इसीलिए गोपियां उनके पीछे पागल रहती थीं। तो जो वृषभान नक्षत्र में पैदा होता है उसको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। खूबसूरत होता है भाई, ऐसे थोड़ी पसंद करती हैं, टैलेंट होता है उसके अंदर। तो ये 27 नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। आगे देखते हैं हम, नक्षत्र, हाँ, और सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल कितने होते हैं? 89। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। तारामंडल कितने होते हैं? 89। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं, उन सिद्धांतों को भी देख लीजिए। सिद्धांत क्या पढ़ने हैं? एक वैज्ञानिक थे टालमी। क्या वैज्ञानिक थे? टालमी। इनको भी देख लीजिए। टालमी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है। पृथ्वी स्थिर रहती है, पृथ्वी अपनी जगह रुकी रहती है, और सूर्य घूमता है, इसी के कारण दिन और रात होती है। क्या सही है? नहीं, टालमी ने पूरी गलत बात कह दी, उल्टा उल्टा कह दिया। इनके बाद वैज्ञानिक आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा भैया तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत। कॉपरनिकस ने कहा कि भाई सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है वो वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कॉपरनिकस के बाद आए केपलर। केपलर ने कहा भाई देखो टालमी तो बिल्कुल गलत है, टालमी तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉपरनिकस सही बोल रहे हैं, लेकिन गलती क्या है कि वृत्ताकार कक्षा में नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कैसी? उन्होंने कहा कि कॉपरनिकस ने क्या कहा था कि ऐसे घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, इस तरह से घूमती है। और
इसने कैप्लर ने क्या कहा भाई, ऐसे नहीं घूमती, यहाँ सूर्य होगा तो पृथ्वी इस तरह की कक्षा में घूमती है। ठीक, इनके बाद आया गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने क्या बनाई, दूरबीन बनाई, और दूरबीन की सहायता से देखा तो उन्होंने कहा कि भाई कॉपरनिकस भी सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है, कॉपरनिकस ये सही कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन और केपलर भी सही कह रहा है। केपलर क्या सही कह रहा है कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या करा, कॉपरनिकस और केपलर दोनों को सिद्ध कर दिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए हब्बल। हब्बल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या करा, एक दूरबीन बनाई और उस दूरबीन को बनाकर, टेलीस्कोप को बनाकर अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया, अंतरिक्ष में छोड़ दिया, और वहां से उस दूरबीन से सिग्नल मंगाने लगे। तो हब्बल ने क्या देखा कि अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं वो अभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड अभी फैल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी है, 25 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और अभी हम देखिए आपको बता चुके थे कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना था, पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद तारामंडल। तो हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तारामंडल के बारे में अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तारामंडल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, तारामंडल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी ज्योग्राफी का फ्री में फ़ायदा मिल सके। ये वीडियो हमेशा फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में तारामंडल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।